मैं हूं रवि यादव और आप सुन रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड पर एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी। आज हम शुरू कर रहे हैं गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है महान लेखक धर्मवीर भारती जी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है थिंग्स, ये एक एहसास है, प्यार, दोस्ती, त्याग और समाज के उस दौर की कहानी जहां जज्बात अपने होते हैं लेकिन हालात हमेशा साथ नहीं देते। यह कहानी है चंदर और सुधा की, दो दिल जो एक दूसरे के लिए ही बने थे, लेकिन जिंदगी की राहें कुछ और ही तय कर चुकी थीं। अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है या फिर किसी अपने को खोने का डर महसूस किया है तो यकीन मानिए यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। तो आइए बिना देर की शुरू करते हैं यह भावनाओं से भरी हुई यात्रा। गुनाहों का देवता मेरी आवाज में, सिर्फ स्टोरी वर्ल्ड पर। एक शहर था, इलाहाबाद, मंदियों का संगम, मौसम का अजीब रंग और दिलों का झुका झुका सा स्वर। कहते हैं अगर कोई शहर खुद को चित्रकार बना सकता तो इलाहाबाद जरूर सबसे रोमांटिक और मनमौजी कलाकार होता। उसी शहर में एक सुबह हल्की धूप में ओस की बूंदों से लथपथ एक नौजवान लड़का अशोक नगर के एन अल्फ्रेड पार्क में टहल रहा था। उसके हाथ में फूलों का एक छोटा सा गुच्छा था, जैसे वो फूलों की भाषा पढ़ रहा हो। उसका नाम था चंदर। चंदर एक सीधा सादा लड़का जिसे किताबों से, तन्हाई से और मौन से प्यार था। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसका मन अक्सर शब्दों से ज्यादा संवेदनाओं में उलझा रहता था। उसका कोई अपना नहीं था इस शहर में, मगर फिर भी वो खुद को अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वो जिस घर में आता जाता था वो उसका घर बन चुका था। ये घर था शुक्ला का। शुक्ला एक समझदार और सुलझे हुए इंसान, चंद्र के गुरु, मार्गदर्शक और पिता जैसे। और उसी घर में थी सुधा। नाम जितना सीधा, मन उतना ही उलझा हुआ। वो न किसी फिल्म की हीरोइन जैसी थी, न किताबों की नायिका जैसी। वो बस सुधा थी, थोड़ी सी चंचल, थोड़ी सी जिद्दी और दिल से बेहद मासूम। जब चंद्र पहली बार उससे मिला था तो वो एक नन्ही सी लड़की थी जो बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। कभी नौकर की बकरी को डंडा मार देती थी तो कभी किसी का दूध गिरा देती थी, लेकिन चंद्र की डांट से चुपचाप हो जाती। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और साथ साथ ऐसा कुछ उगाया जो दोस्ती से थोड़ा ज्यादा था लेकिन इजहार से बहुत कम। सुधा अक्सर चंद्र से लड़ती थी, कभी उसकी चाय में दूध ज्यादा डाल देती थी तो कभी उसकी किताबें चुरा लेती थी। और जब चंद्र गुस्से में उसे डांटता तो वो मुंह फुलाकर कहती, तुम हमें कभी समझ नहीं सकते। मगर चंद्र सब समझता था। वो जानता था कि सुधा की हर लड़ाई में छुपा होता था एक अधिकार। सुधा के लिए चंद्र कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा था, जिससे वो हर बात बांट सकती थी, हर जिद कर सकती थी। मगर चंद्र वो तो बस चुप था, क्योंकि वो समझ नहीं पाता था कि यह जो रिश्ता है वो प्रेम है या जिम्मेदारी। वो सुधा को प्यार करता था या सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहता था, ये सवाल अक्सर उसके दिल को चीर जाता। एक दिन सुधा ने चुपचाप उससे कहा, चंद्र, अगर मैं कुछ मांगूं तो दोगे? चंद्र ने हंसकर कहा, तू मांग तो सही। सुधा बोली, तुम लाइब्रेरी के मेंबर बन जाओ ना, मेरे नाम पर 2 किताबें ज्यादा मिल जाएंगी। चंद्र हंस पड़ा, मगर उस हंसी में एक दर्द छुपा था। सुधा की हर बात में एक भोलेपन की चादर थी, लेकिन चंद्र जानता था उस चादर के नीचे बहुत कुछ छुपा है। वो सोचता, कभी ये लड़की इतनी मासूम लगती है कि मन करता है इसे सीने से लगा लूं, और कभी इतनी अजनबी लगती है कि बस दूर खड़ा देखता रह जाऊं। वक्त बीतता गया और एक दिन कुछ कागज टाइप कराने के लिए चंद्र को एक पुराने बंगले में जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात हुई पम्मी से। पम्मी यानी प्रेमिला डीजूज, एक तेज तर्रार आत्मविश्वासी लड़की जो चाय पीते हुए भी इतनी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी कि चंद्र का दिल थोड़ा कांप गया। पम्मी की बातें सीधी थीं। उसने चंद्र से पहली मुलाकात में ही पूछ लिया, तुम अविवाहित हो? चंद्र चौंका, फिर पम्मी बोली, अच्छा है, शादी एक धोखा है, मैं भी शादी करके देख चुकी हूं, अब अलग रहती। हाँ। चंद्र ने पहली बार किसी लड़की को इतने खुलेपन से बात करते देखा था। वो उलझ गया, उसके मन में हलचल हुई। क्या सुधा जैसी सादगी सच्ची है या पम्मी जैसा आत्मविश्वास ही असली आजादी है? वो लौट आया, लेकिन लौटते वक्त उसकी जेब में कुछ कागज नहीं थे, बल्कि मन में कई सवाल थे। और जब वो सुधा से मिला, उसने सुधा की आंखों में कुछ नया देखा, एक हल्का सा डर, एक हल्का सा शक,
या शायद जलन? सुधा ने मुस्कुराकर पूछा। पम्मी सुंदर है। चंद्र चुप रह गया, क्योंकि वो समझ गया था अब यह रिश्ता दोस्ती की सीमा पार करने वाला है। इस तरह खत्म होता है गुनाहों का देवता भाग। वक्त के उस मोड़ पर चंद्र की जिंदगानी में एक नई उथल पुथल आने लगी थी। पुराने बंगले के उस माहौल में जब उसने पम्मी के तेज तेज अंदाज को महसूस किया था, उसके दिल में सवाल उठने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह का रिश्ता वास्तव में उसे पूरा कर सकता है। सुधा की सादगी ने हमेशा उसका दिल छुआ था, मगर अब पम्मी की खुली बोलती अदाओं ने उसे एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। उस शाम जब चंदर अपने घर लौट रहा था तो उसकी आंखों में गहरी उदासी और खामोशी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इलाहाबाद की नरम धूप में चलते हुए उसके मन में एक मधुर सी तन्हाई घुल चुकी थी। गली के कोने में खड़ी सुधा की हल्की मुस्कान ने उसे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। शाम के अंधेरे में जब शहर की गलियां और भी खामोश हो गईं, चंदर अपने कमरे में बैठा सोच में डूबा रहा। उसके दिल के कोने में उठते सवाल उसकी नींद हराम कर रहे थे। क्या उसने सुधा से सच्चा प्यार किया था, या फिर वह किसी नई चमक, किसी तेज और बोल्ड आवाज की ओर आकृष्ट हो गया था? हर पल उसकी यादों में सुधा की वो मासूमियत गूंजती, पर पम्मी की बातें भी अब उसकी जुबां पर अक्सर चाहती थीं। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें वे अपने बचपन की यादें लिखे हुए थे। उन दिनों की हंसी, कम छोटी छोटी लड़ाइयां और फिर भी एक दूसरे के लिए उजागर होने वाली नाजुकताएं। उस पन्ने पर सुधा ने लिखा था, जब भी मैं कुछ चाहती हूं तो तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। ये शब्द पढ़ते ही चंद्र का दिल कांप उठा। उसे याद आया कि कैसे सुधा उसे न सिर्फ एक दोस्त बल्कि अपने एक हिस्से की तरह चाहती थी। उसकी मासूमियत में जो सच्चाई थी वह उसे हमेशा अपनी ओर खींचती रही थी, लेकिन अब पम्मी की यादें उसके दिल में कसकर जकड़ चुकी थीं। पम्मी ने जब बिना किसी झिझक के कहा था, शादी एक धोखा है, मैं उसे कभी अपनाने नहीं दूंगी। उसकी बातों में वह जज्बा था जो चंदर को चौंका गया। पप्पे की तरह कठोर, लेकिन दिल में एक झिलमिलाहट भी थी जो उसे बताती थी कि जिंदगी का हर पहलू हमेशा सीधा सादा नहीं होता। वो रात जब चंदर अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था तो आसमान पर धीरे धीरे चमकते तारे जैसे उसके दिल के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों, उसे एक अनोखी खामोशी में डुबो गए। उसने सोचा, शायद मुझे अपने दिल की सुननी होगी, बिना किसी डर के, बिना किसी छलावे के। अगले दिन सुबह इलाहाबाद के वो पुराने रास्ते, जहां हर मोड़ पर किसी कहानी की गूंज सुनाई देती थी, फिर से उसी तरह जीवंत हो उठे। चंदर ने तय किया कि अब वो अपनी उलझनों का सामना करेगा। सुधा से मिलने का मन था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं उसे पम्पी की बातें याद न दिला दें। वो सुधा के पास गया, जहां वो हल्की फुल्की बारिश में भीगी हुई अपने हाथ में किताबें लिए बगीचे में बैठी थी। सुधा की आंखों में उसी मासूम चमक का अक्स था जो हमेशा से उसका दिल छू जाता था। सुधा, चंदर ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुधा ने नजरें उठाईं, जैसे कि उसने कभी ऐसे गंभीर स्वर में बात नहीं की थी। उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं, पर मुस्कान बनी रही। क्या बात है चंदर? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। चंदर ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। मैं आजकल अपने आप को दो रास्तों पर महसूस कर रहा हूं। एक तरफ तुम्हारी सादगी है जो हमेशा मुझे सुकून देती है, और दूसरी तरफ कुछ और ही खिंचाव है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। सुधा की आंखों में झलक उठी, जैसे उसके दिल के भी दरवाजे खुलने लगे हों। मैंने भी महसूस किया है, उसने धीरे से कहा, लेकिन शायद हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, चाहे वो रास्ता उतना सरल हो या उलझा हुआ। चंद्र ने कुछ पल के लिए चुप रहकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसने अंदर के सवालों का जवाब पा लिया हो। मुझे लगता है कि मैं अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहता हूं, उसने कहा। मैं यह तय करूंगा कि मेरा मन किस दिशा में जाएगा, बिना किसी झिझक के। उस पल में सुधा की मासूम मुस्कान, इलाहाबाद की वह नरम सुबह और दूर कहीं पम्मी की तेज बोलती आवाजों का अंश मिलकर एक नई कहानी लिखने लगे। कहानी जो अब सिर्फ दो दिलों की नहीं रह गई थी, बल्कि इसमें उन सभी लोगों की जज्बात घुलने लगे थे जो अपने फैसलों से जूझते थे। चंद्र ने तय किया कि वह अब अपने दिल की पहली आवाज को सुनने जाएगा, चाहे वह कितनी भी उलझन भरी क्यों न हो।
उसे समझ में आया था कि जिंदगी में चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, पर अपने अस्तित्व के प्रति सच्चे रहना ही सबसे बड़ा कम्र था। और इस तरह उस रोज की मधुर सुबह में चंद्र ने खुद से एक वादा किया कि वो अपने दिल की सुनवाई करेगा, चाहे रिश्तों में कितनी भी उलझने क्यों ना हो। इसी वादा के साथ चंद्र ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। वह अब न केवल सुधा की आंखों में बल्कि खुद के भीतर भी एक नई रोशनी तलाशने लगा था। उसकी आंखों में अब एक चमक थी, जैसे सितारे उसके साथ संवाद कर रहे हों, उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। और शहर की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक कहानी छुपी थी, अब उसकी कहानी भी आगे बढ़ने लगी थी। एक ऐसी कहानी जहां दिल की बातों, मोहब्बत के सवालों और चुनौतियों के जवाबों के साथ हर पल एक नया एहसास जन्म ले रहा था। इस तरह खत्म होता है गुनाहों का देवता भाग 2। कुछ कहानियां सिर्फ घटनाओं से नहीं बनती, बल्कि दिलों में उठते भाव, आंखों की चुप्पियां और मन की थकावट उन्हें आकार देती है। और चंद्र की कहानी अब धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही थी। पम्मी से मुलाकात के बाद चंद्र लौट तो आया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजनबी सी परछाई अटकी हुई थी। उसने सुधा को देखा, वही पुरानी मासूम हंसी, वही जिद, लेकिन अब उस हंसी में एक डर छुपा था। कभी कभी प्यार बोलकर नहीं, चुप रहकर जताया जाता है, और सुधा चुप थी। वो चाहती थी कि चंद्र उससे पूछे, क्यों उदास हो, क्या हुआ? लेकिन चंद्र भी अब खुद के भीतर उलझ चुका था। वो सोचता, क्या सुधा को लेकर मेरा प्रेम मेरी जिम्मेदारी बन चुका है? क्या मैं उसका आदर करता हूं या उससे प्रेम करता हूं? हर जवाब के साथ एक और सवाल खड़ा हो जाता। उस रोज जब वह सुधा के साथ लॉन में बैठा था, तो दोनों के बीच की खामोशी जैसे पूरी कायनात में फैल चुकी थी। पत्तों की सरसराहट, कप में चाय की भाप और दोनों की नजरें, सब कुछ खामोश था, पर भीतर बहुत कुछ बोल रहा था। सुधा ने अचानक पूछा, तुम फिर पम्मी के पास गए थे? चंद्र ने सिर झुका लिया। हाँ, उसने कहा बहुत धीमे, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। नहीं, चंद्र ने जवाब दिया, पर कुछ नया लगता है। सुधा ने बस एक मुस्कान दी, हल्की पर चुभती हुई। कभी कभी इंसान वो सवाल नहीं पूछता जिसका जवाब उसे पहले से पता होता है। उस दिन के बाद सुधा ने चंद्र से बहुत कम बातें, कहीं वो पहले की तरह लड़ती नहीं थी, नहीं जिद करती थी। अब वो एक गहरी चुप्पी ओढ़े रहती थी, जैसे कोई बच्चा जिसे समझ आ गया हो कि खिलौना टूट चुका है और अब कोई भी चिल्लाहट उसे जोड़ नहीं सकती। चंद्र इस बदलाव को महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि सुधा उससे कुछ नहीं मांग रही, पर उसका मौन सब कुछ मांग रहा था। वो अब सुधा से नजरें चुराने लगा था। जब कभी वो आमने सामने आते तो सुधा आंखें झुका लेती और चंद्र मुड़ जाता। इन्हीं दिनों में पम्मी फिर उसके जीवन में आई। इस बार थोड़ी और करीब। वो कहती, तुम हमेशा सोचते रहते हो चंद्र, तुम्हें जिंदगी से थोड़ी बेपरवाही सीखनी चाहिए। चंद्र उसकी बातों में खो जाता। पम्मी का बोलना किसी तेज नदी की तरह था, जो बिना सोचे बहती है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। वो कहती, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत सच्ची लगती हैं, पर तुम झूठ बोलते हो अपने आप से। चंद्र चुप हो जाता। उसे लगने लगा कि वो एक ऐसे दौराहे पर आ चुका है जहां एक तरफ सुधा की आत्मीयता है, जो बिना शर्त बिना अधिकार बस साथ चलती है, और दूसरी तरफ पम्मी की आजादी है, जो कहती है, खुद को मत मारो, जो चाहो वही करो। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो सुधा चुपचाप उसके पास आई। वो बोली, चंद्र, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये कहने के बाद भी सुधा रुकी नहीं। वो तुरंत लौट गई, लेकिन चंद्र की रूह वहीं ठहर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार की सबसे खौफनाक शक्ल स्वीकृति होती है। सुधा ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि वो जानती थी इजाजत से ज्यादा कठोर कोई मोहब्बत नहीं होती। उसी रात चंद्र की नींद टूट गई। उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया, जिसे वह अब तक पकड़ कर बैठा था, धीरे धीरे उसकी हथेली से फिसल रही है। वो उठा और बिना कुछ कहे सुधा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा बंद था। वक्त बीतता गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक दिल की धड़कन जो कह रही थी, शायद तुमने सब कुछ खो दिया है चंद्र, शायद हमेशा के लिए। यह था भाग 3, जहां दिल टूटते नहीं बल्कि चुपचाप दूर हो जाते हैं। यह वही मोड़ है जहां चंद्र को पहली बार प्रेम का खोखलापन और गहराई दोनों महसूस होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे चंद्र की आत्मग्लानि, सुधा का निर्णय और उसे एक भावनात्मक क्षण
जहां कहानी पाठक की रूह तक पहुंच जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कीमती कमेंट भी जरूर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी की अगली भाग के साथ। जय हिंद।